मैं गौरव पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय SDS PG गर्ल्स कॉलेज के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति या सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, पहला इंग्लैंड, दूसरा भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं, जिसे निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी संस्था स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा गया। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थी। पूर्ववर्ती संस्था यानी निदेशक मंडल इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक होते थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्वधारी मंडल यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा किया जाता था। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या के 1/4 अर्थात 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। इससे पहले कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के अंशधारियों द्वारा होता था। अब हम इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इसके जो प्रावधान हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस एक्ट के पहले प्रावधान के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बारवेल। इस एक्ट के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी की सर्वोच्चता स्थापित की गई, अर्थात बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस एक्ट द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक्ट के तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उनके सहयोग हेतु 3 अन्य व्यक्तियों, जिनके नाम हैं चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड, इनको भी न्यायाधीश बनाया गया। एक्ट का चौथा प्रावधान था उपहार लेने पर प्रतिबंध, अर्थात इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पांचवा प्रावधान था
बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंध करना। अर्थात इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको मुख्य प्रावधान बताए हैं। अब आगे हम बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसे अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट को लागू करना क्यों आवश्यक था, इसके कारण के बारे में हम बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में बना था, उसमें कुछ व्यवहारिक दोष थे। इन दोषों को या कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट लागू किया गया। अब मैं इस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रावधान था कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का अधिकार। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूल करने का अधिकार, या हम कह सकते हैं कि यह मामला रेवेन्यू से संबंधित होता है। अगले प्रावधान के बारे में चर्चा करते हैं, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का ध्यान। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। तीसरा प्रावधान था नियम का पंजीकरण आवश्यक नहीं। अर्थात गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की परिषद अब जो भी नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। अगला प्रावधान था सर्वोच्च न्यायालय की सीमित शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया। तो यहाँ मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या अमेंडिंग एक्ट की कुछ प्रावधानों के बारे में चर्चा की। अब हम अगले एक्ट, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इस पर अगर बात करें तो पहला प्रश्न यह उठता है कि इस पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का या लागू करने का क्या हम कह सकते हैं कि प्रयोजन था, या ये क्यों लागू किया गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में आया था, उसकी असफलता के बाद पिट्स का इंडिया अधिनियम या पिट इंडिया एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी मामलों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इस एक्ट के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की गई।
गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। एक्ट के तीसरे प्रावधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। अर्थात केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। अगले प्रावधान के अंतर्गत इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अगला प्रावधान था कंपनी डायरेक्टरों द्वारा स्वीकृति अनिवार्य, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ मैंने विभिन्न प्रकार के एक्ट के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।